हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये साल काफ़ी सरप्राइज बढ़ रहा है। पहला सरप्राइज हमें देखने को मिला कुछ दिन पहले ही, जब बच्चे आरआरबी एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये पता चला कि आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स पहले होंगे। अब जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की, वो अपना जो प्रिपरेशन है उन्होंने शिफ्ट किया आईबीपीएस पीओ की तरफ और प्रिपेयर कर ही रहे थे और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन उन्हें देखने को मिलेगा कुछ दिनों में। बट इससे पहले कि वो नोटिफिकेशन आता है, हमें एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज होता हुआ दिखा है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस नोटिफिकेशन की जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उन पे बात भी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ तो बात जो है वो सामने आई है, वो ये है कि अब आप कुछ भी चीज़ अज्यूम करके नहीं चल सकते। बैंकिंग सेक्टर में कभी भी कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आ सकते हैं। तो आपको खुद को इस तरह से रेडी बनाना है, अपना जो प्रिपरेशन है उस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है कि वो इन चेंजेस से अगर होते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट उन पे, आपके प्रिपरेशन पे ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली बात है वो ये कि कैंडिडेट्स को चेक करना होगा, इंश्योर करना होगा कि वो सारे ही जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के वो फुलफिल करते हैं। वो कब? अप्लाई करने से पहले। ठीक है, उसके बाद तो आपको देख लेना होगा कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका फुलफिल हो रहा है, आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, कैटेगरी का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स को एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है। ये बात हर बार ही आपको बताई जाती है कि आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपका जो फाइनल एप्लीकेशन है जो आपने सबसे लास्ट में किया है वो आपका वैलिड होगा, बाकी सारे आपके इनवैलिड कर दिए जाएंगे। तो एक बार में ही आपको सबमिट करो, ध्यान से फॉर्म को फिल करो। ठीक है, कि बाद में कोई हैसल ना हो। उसके बाद हाँ, candidates serving in government, quasi-government offices, public sector undertaking, including nationalized banks and financial institutions, are advised to submit no objection certificate from their employer to the time of interview. अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे नेशनलाइज बैंक हो गया या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां पे आप वर्क कर रहे हो, तो इंटरव्यू के टाइम आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको अपने जहां भी आप जिस भी ऑफिस में वर्क कर रहे हो वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपको फिर पोस्ट एसबीआई पीओ के पोस्ट के लिए भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। इन केस ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप द अपॉइंटमेंट। और आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो फिर आपको अपने जो जहां पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो वहां से आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, सिबिल, जो कि बच्चे का काफी डाउट होता है बच्चों का कि सिबिल को लेके सर क्या क्राइटेरिया है। तो देखो, सिबिल आपका, आपको यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि आपको अपना सिबिल स्कोर चेक और कंफर्म करना है एप्लीकेशन से पहले। अगर वैसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कभी लोन लिया था और क्रेडिट लिया था और डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट पे, टाइम पे उन्होंने पेमेंट नहीं की अभी तक, तो उनको अपना जो आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट है वो उनको रिपे करना है। या तो आप रिपे करो या रेगुलराइज करो। ठीक है, कब करना है? टिल द डेट ऑफ issuance ऑफ लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट अंडर एनी लेंडिंग अरेंजमेंट विद बैंक्स, एनबीएफसीज, financial institution including credit card dues and have not regularized repaid outstanding thereunder till the date of issuance of letter of offer of appointment by the bank shall not be eligible for appointment to the post। मतलब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने या तो क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड की ड्यूज नहीं फिल किए या लोन लिया था उसका रिपेमेंट नहीं किया है, टाइमली ईएमआई रीपेमेंट नहीं किया है, तो वैसे कैंडिडेट अगर उन्होंने नहीं किया है रीपे, कब तक? जब उस डेट तक, जब आप जिस डेट को आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो फिर आपको पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मतलब आपको जिस डेट को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी अपॉइंटमेंट लेटर आपको जिस डेट को मिलता है
उस डेट को या उससे पहले आपका नो ड्यूज होना चाहिए, ठीक है। और आपने अगर लाइक रीपे कर दिया तो आपको अपना सिबिल स्कोर अपडेट कराना होगा, या तो आपको जहां से आपने लोन लिया है या फिर जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का जो लेंडर है वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सिबिल का जो क्राइटेरिया है। क्योंकि हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट तो होता है सिबिल वाला जो फैक्टर है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पे वो इनकी इसकी बात करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही कि आप लाइक फॉर्म फिल करने टाइम ही अपना सिबिल स्कोर चेक कर लो, ठीक है। और आपके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है, जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उससे पहले आपका जो ड्यूज़ है वो पे होना हो जाना चाहिए, और साथ ही आपका सिबिल स्कोर भी या तो अपडेट हो जाना चाहिए या फिर अपने लेंडर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। द ओबीसी कैंडिडेट्स कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट इंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन, ठीक है। ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, ओबीसी जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको अनडिजर्व्ड वाले कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है। और एक बार कैंडिडेट ने चूज कर लिया ओबीसी कैटेगरी तो फिर वो अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ना ही अनरिजर्व में ना ही किसी और कैटेगरी में। सेम बात बाकी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए भी है कि एक बार अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो फिर आपको फिर नहीं दिया जाएगा ऑप्शन कि आप दूसरी कैटेगरी को सिलेक्ट करो, ठीक है। हाँ, ओबीसी कैंडिडेट जो कि ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, if the candidate fails to produce the caste certificate in the prescribed format on the date of document verification at the time of interview, candidate will not be allowed to attend the interview। मतलब अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपको जो सही फॉर्मेट है उस सही फॉर्मेट में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर आपको ना ही इंटरव्यू के लिए कंसिडर किया जाएगा ना ही पीओ के पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 541 है, ठीक है। और जिनमें आपकी अनरिजर्व्ड की 203 203 वैकेंसीज हैं, एससी की 80 है, एसटी की 73 है, ओबीसी की 135 है और ईडब्ल्यूएस की 50 है। टोटल कितनी हो गई? 541 वैकेंसीज हैं। उसके बाद डेट्स की बात कर ले तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो? तो अब आज ही से 24 जून 2025 से फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो आपकी 14 जुलाई है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कॉल लेटर जो एडमिट कार्ड आएगा प्री का वो आपका जुलाई के तीसरे या चौथे वीक, थर्ड फोर्थ वीक में आ जाएगा। और जो आपका फेज 1 है, जो आपका प्री एग्जामिनेशन है, वो आपका जुलाई या फिर अगस्त में होगा, ठीक है। उसका रिजल्ट भी आपको अगस्त सितंबर में देखने को मिल जाएगा। और अगस्त सितंबर में ही आपका मेंस का ये एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। जो फेज 2 है आपका मेंस एग्जामिनेशन वो आपका सितंबर में होगा, उसका रिजल्ट आपका सितंबर अक्टूबर में आएगा। फेज 3 का जो कॉल लेटर है जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, आपका इंटरव्यू हुआ, ग्रुप एक्सरसाइज हुआ, वो आपका अक्टूबर नवंबर में आएगा। और अक्टूबर नवंबर के ही टाइम आपका ये जो फेज 3 है साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज, ये आपका हो जाएगा। देखो पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके आपके पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, तो वो पहले होता है। उसके बाद फिर आप ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हो। जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। यानी ये पूरा जो प्रोसेस है बिगिनिंग फ्रॉम एप्लीकेशन अप्लाइंग ऑनलाइन टू फाइनल रिजल्ट, वो इस साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पीईटी होता है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, वो आपका जुलाई अगस्त में होगा। और उसका आपका कॉल लेटर भी जुलाई अगस्त में आपको मिल जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेट्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और यहाँ पे इसको अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल के ऊपर 30 ईयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। डेट्स भी दे रखा है। पहला डेट क्या है? 1 अप्रैल 2004, यानी कि आपका जो बर्थ डेट है वो 1 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और 2 अप्रैल 1995 यानी 2 अप्रैल 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए। इस डेट पे है
तो एलिजिबल हो, इस डेट पे है तो एलिजिबल हो, इन दोनों के बीच के डेट पे है तो एलिजिबल हो, इसके बाद और इसके पहले नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का है, ठीक है। SC ST के लिए आपका 5 इयर्स का है। पीडब्ल्यूबीडी में जो पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में है उनको 10 इयर्स का है। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में है तो 13 इयर्स का है। पीडब्ल्यूबीडी SC ST में तो 15 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फिर से लिखा है कि कैटेगरी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से आप फॉर्म फिल करना कि कैटेगरी आप सही फिल कर रहे हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन किसी भी आपका स्ट्रीम में हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उस टाइम आपके पास आपका पासिंग सर्टिफिकेट या रिजल्ट होना चाहिए, जहाँ पे डेट क्या है 38 सितंबर 2025, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो या तो 38 सितंबर 2025 का होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जिनके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है, ठीक है, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि उनका जो रिजल्ट और डेट ऑफ पासिंग है वो 38 सितंबर 2025 होना चाहिए, ठीक है। वैसे कैंडिडेट जिनके पास मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट है वो भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्ट्रीम का क्राइटेरिया नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी परसेंटेज में आप ग्रेजुएशन पास हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो तो अप्लाई कर सकते हो, गिवन कि आपका रिजल्ट 30 सितंबर 2025 या उससे पहले का आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और देख ले, एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे स्क्राइब कर दिया हुआ है। हाँ, ये रहा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। पहला फेज आपका प्री होगा, सेकंड आपका मेंस, थर्ड में आपका साइकोमेट्रिक, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। प्री की बात करें तो 3 सेक्शन होंगे आपके। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स मिलेगा करने को। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स 30 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स मिलेगा। टोटल कितने हो गए 100 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स, टोटल टाइम 1 घंटा। मतलब एक प्री में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का, ठीक है। ड्यूरेशन आपको तीनों सेक्शन में 20 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस का नंबर डिफरेंट है, इंग्लिश में जहाँ 40 क्वेश्चंस होंगे वही क्वांट्स और रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस होंगे। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यहाँ पे, सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ होगी बस। अब बात करें मेंस की, ठीक है। तो मेंस में आपका 4 सेक्शंस में आपको एग्जाम देना होगा। पहला रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और इस सेक्शन को करने के लिए आपको 50 मिनट्स मिलेगा। फिर आपका आता है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, आपको 45 मिनट्स मिलेगा। फिर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स मिलेगा। फिर आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के और आपको 40 मिनट्स मिलेगा। टोटल क्वेश्चंस 170 होंगे, 170, टोटल मार्क्स 200 और टोटल टाइम आपका 3 घंटा, ठीक है, 3 आवर्स। फिर आपका आता है डिस्क्रिप्टिव भी है यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्टिव चूंकि लास्ट ईयर से चेंज किया गया था, अभी तक लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल और ऐसे आता था, पर लास्ट ईयर से चेंज हो गया है। इस बार से क्या हो गया का ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेस से राइटिंग आपको लिखना होता है। तो 3 क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव में, 3 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। और ये करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 3 क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन आपको ईमेल का होगा, कंपलसरी है, मतलब एक ईमेल आपको लिखना ही है। 2 ऑप्शंस दिया जाएगा, उनमें से एक ऑप्शन पे ईमेल लिखना होगा आपको। एक रिपोर्ट होगा, वो भी कंपलसरी है, 2 ऑप्शन में से एक रिपोर्ट लिखना होगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। जो तीसरा क्वेश्चन है वहां पे आपके पास चॉइस है कि या तो आप सिचुएशन एनालिसिस लिखो या प्रेस से राइटिंग लिखो। मतलब एक ईमेल कंपलसरी है, एक रिपोर्ट कंपलसरी है, और सिचुएशन एनालिसिस या प्रेस में कोई एक आप लिख सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ है मेन एग्जामिनेशन में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी है और बाकी के ऊपर के चारों सेक्शंस में भी आपको सेक्शनल कट ऑफ होगी। तो मेंस में, प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स भी कट होता है, ठीक है, 1/4 डिडक्ट होता है अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क किया है तो।
फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। उसके बाद फिर आपका ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, टोटल आपका फेज 3 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके बाद जो ये नॉर्मलाइज करते हैं, यानी कि आपका जो 250 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन होता है, तो आपका जो फाइनल स्कोर आता है वो 75 पे आता है, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जो 50 मार्क्स का होता है उसको ही नॉर्मलाइज करते हैं 25 में, और फाइनल आपका जो मार्क्स होता है वो 25 नंबर पे कैलकुलेट होता है। जो 300 का आपका जो होता है फेज 2 और फेज 3 मिला के, वो आपका 100 पे नॉर्मलाइज करके 100 पे आपका जो टोटल स्कोर आता है फाइनल स्कोर वो होता है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात हुई है। ठीक है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी 48,480 होगी, जैसे बेसिक पे है। इसके साथ साथ आपको डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी, लीज रेंटेड फैसिलिटी और बहुत सारे अलाउंसेस और परक्विजिट मिलते हैं। और इस बेसिक पे में भी आपका इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे दे रखा है कि मुंबई सेंटर में जो इनिशियल स्टार्टिंग सीटीसी है वो 20.43 लाख है, मतलब 20, समझ लो 20.5 लाख का पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज। ठीक है। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ, एक बॉन्ड भी है, आपको 2 लाख का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मिनिमम 3 इयर्स के लिए। मतलब आपको एसबीआई में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर या जैसे भी आपका वहाँ पे लाइक ग्रोथ साइकिल चलता है, तो आपको मिनिमम 3 इयर्स वहाँ पे आपको वर्क करना ही है। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको ये बॉन्ड वैल्यू जो है 2 लाख पे करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है द बॉन्ड विल बी इन्वोल्व बाय द बैंक इफ द कैंडिडेट रिजाइंस फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब 3 साल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 साल के पहले अगर आपने रिजाइन कर दिया तो फिर आपको फिर वो बॉन्ड वैल्यू देना होगा। ठीक है। फिर क्या है, ऑन ज्वाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डेजिग्नेटेड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। ज्वाइनिंग के टाइम आपको आपका जो रूल होगा वो डेजिग्नेशन होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर का होगा, एंड मे बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए प्रोबेशन पे होगी। दे विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूस असेसमेंट एज पर बैंक्स एक्सटेंड पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरिंग आपको बैंक आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगी। Those candidates who qualify in the assessment as per standards determined by the bank from time to time will be confirmed in the service of the bank in junior management grade scale 1। और जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, सेटिस्फैक्ट्री रहता है, उनको फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में वो अपना रोल फुलफिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 750 रुपीज़ है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए नील, यानी उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है एससी एसटी ओबीसी के लिए, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। हाँ, नंबर ऑफ चांसेस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस है वो 4 हैं। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ चांसेस कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, कि चांसेस का मतलब क्या, कितने बार आपने एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया है। अब प्री दिया है, प्री कैल ये यहाँ पे जज नहीं होता है, प्री को नहीं कंसिडर किया जाता है। जितनी बार आपने मेंस दिया है वो आपका चांस में काउंट होगा। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया कि कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल be counted from the examination held on 18 April 2010। Appearing in preliminary examination will not be counted as a chance। यानी कि अगर आपने सिर्फ प्री दिया है, मेंस नहीं दिया है, तो वो आपका चांस नहीं हुआ। अगर आपने मेंस दिया है तो वो आपका एक चांस हो गया। जैसे अगर कोई कैंडिडेट है जो अनडिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, अगर उसने अभी तक 2 मेंस एसबीआई पीओ के 2 मेंस एग्जाम दे दिए, तो उसका यहाँ पे 4 में से 2 चांस एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद 2 चांस ही बचे हैं। ठीक है। अगर जिसने 4 बार दे दिया है मेंस, फिर वो तो एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि उसके सारे चांसेस खत्म हो गए हैं। ठीक है। तो प्री को नहीं काउंट किया जाएगा, मेंस को काउंट किया जाता है चांस के लिए। तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 4 होते हैं मैक्सिमम चांसेस। अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 7 होते हैं, और एससी एससी पीडब्ल्यूबीडी और एसटी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ये जितनी बार चाहे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई का बताया कि आपको कहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है इनकी वेबसाइट से, कि करियर सेक्शन से आप फिल कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन, आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। डिक्लेरेशन देख लेना यहाँ पे क्या है, और अच्छे से लिखना, देख लेना कौन से इंक में लिखना है, क्या लिखना है,
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं जब नोटिफिकेशन डिस्कस हो रहा होता है, और फिर वहाँ पे गलती करते हैं और फिर पूछते हैं कि सर ये फिल कर दिया, सर डीओबी गलत फिल कर दिया, सर नेम में ये मिस्टेक हो गया, सर कैटेगरी में ये मिस्टेक हो गया, डिक्लेरेशन ऐसे लिख दिया, फोटोग्राफ ऐसा दे दिया, तो वो सब मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से केयरफुली पढ़ के सुन के फिर आप फॉर्म भरो केयरफुली। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका डाउट उसी टाइम रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद फिर यही, ये तो वही है कैसे आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर का दिया है उन्होंने, कहाँ कहाँ पे सेंटर्स है, और फिर इसके नीचे उन्होंने डायमेंशन मेंशन कर रखा है। देखो यहाँ भी ध्यान देने वाली बात होगी कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लेना कि फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, डिक्लेरेशन का साइज़ डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छी बात यह है कि देखो अभी क्या क्या आप आईपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप साथ में एसबीआई पीओ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों को ही बैलेंस कर सकते हो, एक आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो कैंडिडेट्स आईपीएस पीओ देंगे वो आईडी कमेंट की वो एसबीआई पीओ भी दो। ठीक है, अब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको यहाँ पे, तो एज यू ऑल नो कि प्रैक्टिस मॉक पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट अगर आप अपने अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फ़ोन से अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको वहाँ पे ईपीएस वाला डिस्काउंट मिलेगा, 40% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अभी हमने काफ़ी सारे पैकेजेस भी, हाँ देखो, एग्जाम प्रेप सेल ईपीएस का डिस्काउंट आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको, कूपन को लगाना है ईपीएस, ईपीएस लगाते ही आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको अगर किसी भी रिसोर्स की आपको अगर रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आपका टॉपिक वाइज क्विज हो, या फिर पीडीएफ हो, वीडियो कोर्स हो, तो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने बहुत सारे न्यू पैकेजेस भी अभी किए हैं लॉन्च, आपको मैं एक बार दिखा दूँ। हाँ, बैंकिंग बेसिक है, बैंकिंग प्रो है, बैंकिंग प्लस है, बैंकिंग मैक्स है। तो ये आपको ही ध्यान में रख के ये पैकेजेस डिज़ाइन किए गए हैं कि जो कैंडिडेट होता है वो अपनी प्रिपरेशन की किस जर्नी के किस स्टेज में, अगर स्टार्टिंग स्टेज में है, ठीक है, तो वो क्या ले सकता है, वो बैंकिंग मैक्स ले सकता है, क्योंकि उसमें उसको स्टार्टिंग से ही सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, पहले वीडियो कोर्स, फिर उसके बाद पीडीएफ, फिर मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो जिस भी आप अपने प्रिपरेशन के जिस भी स्टेज में हो, जो भी आपको ये पैकेज है, जो भी आपको सूट करता है, जो भी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो आप ले सकते हो। सारे ही पैकेजेस पे आप ये ईपीएस कोड लगा के 40% ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पहला लाइव टेस्ट आज शाम 5 बजे से अवेलेबल हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। आप सभी को देना है ये लाइव टेस्ट को दो। ठीक है, अपना AIR ऑल इंडिया रैंक देखो, अभी कंपटीशन में कहाँ आपका क्या पोजीशन है, अपने वीक जो एरियाज है उन्हें आइडेंटिफाई करो, स्ट्रांग एरियाज को और मजबूत करो, एक्यूरेसी बनाओ, स्पीड बनाओ। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे एनालिटिक्स आपको मिलता है, जिसका यूज़ करके आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो आप सभी को ये देना ही देना है, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट। ठीक है, और चलो फाइनली जो भी एस्पिरेंट्स है जेएसबीआई पीओ का फॉर्म फिल करेंगे उन सभी को प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी देंगे उन सभी को भी ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करो अच्छे से, कोई ना कोई एग्ज़ाम इस साल क्लियर कर लो। थैंक यू।